हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मेट यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों कंप्यूटर सामान्य ज्ञान, जो कि दोस्तों अंकित भाटी सर की ये बुक है, जिसको RW रोजगार विद अंकित भाटी सर की कोचिंग के द्वारा इसको बनाया गया है। और दोस्तों ये जो बुक है ये TCS पैटर्न पर आधारित है, और जिसमें आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं। ये किताब आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर ये बुक आप लोगों ने नहीं खरीदी है तो ज़रूर से दोस्तों इस किताब को खरीद लीजिए। और दोस्तों और किताब को पढ़ने से पहले एक दो बार वीडियो को देख लेंगे तो उससे आपका पढ़ने का रिवीजन टाइप का अच्छे से हो जाएगा। और दोस्तों आज का नंबर चैप्टर नंबर 3 है, जो मेमोरी। चलिए दोस्तों, इससे पहले हमने 2 चैप्टर डाल दिए हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो ज़रूर से दोस्तों वो प्ले लिस्ट में जाइए और देख लीजिए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी में सूचना तथा कार्य संग्रहित किए जाते हैं। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह सभी सूचना जो इनपुट के लिए आवश्यक होती हैं एवं आवश्यक निर्देशों के बाद प्राप्त मध्यवर्ती एवं अंतिम परिणाम आउटपुट यूनिट में जाने से पूर्व मेमोरी में संग्रहित होते हैं। मेमोरी CPU से जुड़ी रहती है। मेमोरी अनेक सेल्स से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक सेल में एक बीट जो 0 या 1 स्टोर करने की क्षमता होती है। एक बीट 0 या 1। चलिए दोस्तों, एक बाइट बराबर 8 बीट होता है दोस्तों। एक बाइट बराबर दोस्तों 8 बीट होता है। और इधर देख लेते हैं, 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट होता है। 1024 किलो बाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है। और 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है। 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट होता है। 1024 पेटाबाइट बराबर 1 एमजाबाइट होता है। 1024 एक्जाबाइट बराबर 1 जीटाबाइट होता है। और 1024 जीटाबाइट बराबर 1 योटाबाइट होता है दोस्तों। ये आपको सीक्वेंसिंग याद करनी होगी, कौन सी बड़ी से छोटी की तरफ और छोटी से बड़ी की तरफ। आपको इस तरीके से दोस्तों ये याद कर लेना, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगी दोस्तों ये। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। और ये है दोस्तों मेमोरी। मेमोरी दोस्तों, मेमोरी के प्रकार प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, और दूसरी द्वितीय या सहायक मेमोरी। ये 2 प्रकार की मेमोरी होती हैं। और इसके प्रकार पहले देखते हैं दोस्तों, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी। इसमें दोस्तों स्थायी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, कैश मेमोरी और अस्थाई मेमोरी होती हैं। प्राथमिक या मुख्य मेमोरी में 3 प्रकार की मेमोरी होती है, स्थायी, कैश और अस्थाई मेमोरी। ठीक है दोस्तों, अब स्थायी मेमोरी में देखते हैं। स्थायी मेमोरी में होता है दोस्तों रोम, प्रोम, ई प्रोम और ई प्रोम। और लास्ट का होता है 5वां नंबर यूबी प्रोम। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं दोस्तों अस्थाई में। अस्थाई में होता है दोस्तों डायनामिक मेमोरी, सॉरी डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। और द्वितीय मेमोरी या सहायक मेमोरी देख लेते हैं दोस्तों, जो उसका दूसरा प्रकार है मेमोरी का। इसमें होता है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क होती है द्वितीय मेमोरी, मैग्नेटिक मैग्नेटिक टेप, CD रोम, DVD एवं पेन ड्राइव। ये इसमें 6 तरीके की मेमोरी होती हैं द्वितीय मेमोरी की भाग। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे देखते हैं। मेमोरी 2 प्रकार की होती हैं, जो दोस्तों हमने देखी थी चार्ट में। पहली होती है प्राथमिक मेमोरी और दूसरी होती है द्वितीय मेमोरी। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं प्राथमिक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी दोस्तों, यह कंप्यूटर के CPU का एक
आवश्यक भाग है। इसे आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर की क्षमता को आंकने में इस आंतरिक मेमोरी की संग्रहण क्षमता का बहुत ही महत्व होता है। इस मेमोरी से किसी भी सूचना को किसी भी स्थान से प्राप्त किया जा सकता है। प्राथमिक मेमोरी की मेन मेमोरी भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर की मेन मेमोरी में सभी प्रोग्राम डाटा साथ के साथ संग्रहित रहते हैं। यह मेमोरी मुख्यतः दो तरह की होती है, देख लेते हैं दोस्तों। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको रैम, इसकी फुल फॉर्म भी दोस्तों पूछ लेता है, तो आप लोग इसको भी देख लेना। यदि सूचना को किसी भी पते पर भंडारित किया जा सकता है हो तथा किसी भी पते से सीधा पढ़ा जा सकता हो तो रैम तो इसे रैम कहते हैं। यह कंप्यूटर का प्रयोग करते समय सबसे अधिक काम में लाई जाने वाली मेमोरी होती है। कंप्यूटर बंद किए जाने पर इस मेमोरी में कंप्यूटर बंद किए जाने में संग्रहित सूचना अपने आप नष्ट हो जाते हैं। अंततः इस मेमोरी को अस्थायी मेमोरी वोलेटाइल कहा जाता है। रैम में दोस्तों अचानक से अगर लाइट चली जाती है तो आपका जो काम कर रहे होते हैं वो डाटा होता है दोस्तों, वो सेव नहीं हो पाता है। इसीलिए दोस्तों ये याद रखना, रैम और रोम ये दो ऑप्शन देता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर में इनपुट की इनपुट की जाने वाली सूचना सर्वप्रथम इस मेमोरी में संग्रहित होती है। इसे दो भागों में बांटा जाता है, देख लेते हैं दोस्तों। पहला है स्टैटिक रैम। यह है बाइपोलर सेमीकंडक्टर मेमोरी एवं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है। यह तीव्र गति से कार्य करने वाला एवं खर्चीला होता है। इसका घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी देखते हैं डायनामिक रैम। डायनामिक रैम दोस्तों यह मॉजिस्ट तथा कोपिसिस्टर के द्वारा बना होता है। यह मध्य गति से कार्य करता है एवं सस्ता होता है और इनमें घनत्व उच्च होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। रीड ओनली मेमोरी, रोम। ठीक है दोस्तों, हमने रैम को खत्म कर लिया, अब देखते हैं रोम को। रोम है दोस्तों, ये आपका रोम, रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, रोम की इस मेमोरी में सूचना स्थायी रूप से संग्रहित होती है। कंप्यूटर निर्माण के समय ही इसमें सूचना संग्रहित कर दी जाती हैं। इन्हें उपयोगकर्ता सिर्फ पढ़ सकता है, परिवर्तन नहीं कर सकता है। इसमें ऐसी सूचना संग्रहित हैं जो कंप्यूटर के परिचालन के लिए जरूरी है। ये मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में होती हैं। कंप्यूटर परिचालन के लिए विशेष प्रोग्राम इन्हें माइक्रो प्रोग्राम कहते हैं, इसमें संग्रहित होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं प्रोम। अब है आपका दोस्तों प्रोम। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में ऐसे रोम चिप उपलब्ध हैं जिन पर उपयोगकर्ता आवश्यक विशेष प्रोग्राम अंकित कर सकता है। इसे प्रोम कहते हैं। एक बार में प्रोग्राम अंकित करने पर वह स्थायी प्रकृति रोम बन जाता है एवं उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं ईप्रोम। ईप्रोम दोस्तों, प्रोम में संग्रहित सूचना परिवर्तन नहीं की जा सकती है। अंततः उपयोगकर्ता अपनी इच्छा से प्रोग्राम में परिवर्तन नहीं कर सकता। इसी कमी को दूर करने के लिए वर्तमान में ईप्रोम चित्र उपलब्ध है जिन पर संग्रहित सूचना को अल्ट्रावायलेट लाइट द्वारा हटाया जा सकता है। इससे मेमोरी स्थान रिक्त हो जाता है
जिस पर उपयोगकर्ता अपनी इच्छा के अनुसार पुनः प्रोग्राम अंकित कर सकता है। ठीक है दोस्तों। पुनः ये सूचना पुनः ये सूचना स्थायी प्रकृति की बन जाती है। शोध एवं अनुसंधान कार्यों में इस तरह की मेमोरी का अत्यधिक उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं आगे, और ये कहाँ कहाँ होता है? शोध एवं अनुसंधान कार्यों में दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। ईई प्रोम ईई प्रोम के तहत निर, निर्माता निर्माताओं द्वारा चिप्स स्मार्टर्स का निर्माण किया जा रहा है। कई डिवाइसेस के द्वारा अब इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोम भी कार्य कर रहे हैं, जिन्हें कि कुछ ही वोल्टेज द्वारा डीप्रोग्राम्ड किया जाता है। इस तरह के माइक्रो कंट्रोलर्स का उपयोग मशीनी टूल्स के लंबे समय तक कार्य करने में होता है। ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों द्वितीय सेकेंडरी मेमोरी। द्वितीय सेकेंडरी मेमोरी प्राथमिक मेमोरी के अतिरिक्त कंप्यूटर में एक प्रकार की मेमोरी में लाई जाती है, जिसे द्वितीय अथवा सहायक मेमोरी कहते हैं। इस मेमोरी में डाटा अत्यधिक मात्रा में दीर्घावधि तक संग्रहित किया जा सकता है। प्राथमिक मेमोरी की संरचना सेमीकंडक्टर पर आधारित है, जो कि अत्यधिक लागत वाले होते हैं। यद्यपि सेकेंडरी सेमीकंडक्टर आधारित मेमोरी अत्यधिक तीव्र गति से कार्य करती है, पर अत्यधिक लागत के कारण इसका उपयोग एक सीमा तक ही किया जा सकता है। महंगे होने के कारण प्राथमिक मेमोरी की प्रति बीट संग्रह लागत ज़्यादा होती है। द्वितीय मेमोरी कम लागत में अत्यधिक सूचना संग्रहण तथा संरक्षण कर सकती है। ठीक है दोस्तों। द्वितीय मेमोरी की गति में अपेक्षाकृत धीमी होती है, पर भंडारण क्षमता काफ़ी ज़्यादा होने से वर्तमान में कंप्यूटर उपयोग में इसकी उपयोगिता बढ़ गई है। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या सीडी आदि प्रमुख द्वितीय मेमोरी के उपकरण हैं। ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं द्वितीय मेमोरी उपकरण। मैग्नेटिक संग्रहण उपकरण कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी की सीमित संग्रहण लिमिटेड स्टोरेज शक्ति होती है एवं परिणामतः इसका भविष्य या बाद के उपयोग हेतु आंकड़ों को संग्रहित करने में उपयोग में नहीं किया जा सकता। इसलिए सेकेंडरी मेमोरी, जो कि कंप्यूटर से बाहर होती है का उपयोग इन उद्देश्यों को हल करने में किया जाता है। इसलिए सेकेंडरी मेमोरी अपेक्षाकृत सस्ती होती है, असीमित स्टोरेज शक्ति होती है एवं आंकड़ों को लंबे समय तक के उपयोग हेतु संग्रह करने में समर्थ होती है। सेकेंडरी मेमोरी में सभी मैग्नेटिक यंत्र जैसे कि मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी हार्ड डिस्क, मैनचेस्टर डिस्क, मैग्नेटिक ड्रम या मैग्नेटिक बबल मेमोरी और पंच मेमोरी टैप चार्ल्ड कपल डिवाइस, ये दोस्तों इसमें होती हैं मैग्नेटिक संग्रहण उपकरण में। अब देखते हैं दोस्तों मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क के दो प्रकार होते हैं दोस्तों, दो प्रकार की होती है। पहली होती है दोस्तों फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क एक लचीली डिस्क होती है जो कि माइलर प्लास्टिक के चौकोर खोल में रखी होती है। प्लास्टिक पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। इस सिस्टम तंत्र में दस्तावेज से सूचनाएं मैग्नेटिक माध्यम पर रिकॉर्ड कर ली जाती हैं, जिसे फ्लॉपी डिस्क कहते हैं, तथा इसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है।
प्रत्येक फ्लॉपी डिस्क अपने आप में 36,000 कैरेक्टर संग्रहित कर सकती है दोस्तों। सॉरी, 3,60,000 कैरेक्टर अपने अंदर रख सकती है दोस्तों फ्लॉपी डिस्क। ठीक है दोस्तों, और फ्लॉपी डिस्क आपकी इस प्रकार की होती है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, और आगे है आपका दूसरा हार्ड डिस्क। ठीक है दोस्तों, हार्ड डिस्क दोस्तों, यह नरम धातु की प्लेट होती है जो कि दोनों तरफ मैग्नेटिक पदार्थ की पतली परत से ढकी होती है। इस तरह की चुंबकीय प्लेटों का सेट एक के नीचे एक धुरी पर कसा होता है जो डिस्क पैक बनाता है। इस डिस्क पैक को डिस्क ड्राइव पर रख दिया जाता है। डिस्क ड्राइव एक तरह की मोटर होती है जो कि डिस्क पैक को उसकी दूरी पर 3600 चक्र प्रति मिनट मिनट की गति से घूमती है। सूचनाएं डिस्क की सतह पर होती हैं। डिस्क पैक 6 प्लेटों का होता है दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों आपका मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप दोस्तों, मैग्नेटिक टेप या चुंबकीय टेप कंप्यूटर में एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है जिसका उपयोग डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मैग्नेटिक टेप की गणना डेटा स्टोर करने सबसे पुरानी तकनीकी में की जाती है। ठीक है दोस्तों, मैग्नेटिक टेप में डेटा को क्रमानुसार एक्सेस किया जा सकता है। इसे डेटा को रैंडमली और डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जा सकता। मैग्नेटिक टेप एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। मैग्नेटिक टेप की स्टोरेज क्षमता 100 MB से लेकर 200 GB तक हो सकती है। ठीक है दोस्तों, मैग्नेटिक टेप एक सस्ती मेमोरी होती है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों आपका प्रकाशिकी मेमोरी। प्रकाशिकी मेमोरी ऑप्टिकल मेमोरी वैकल्पिक मास स्टोर डिवाइस है जिसकी क्षमता बहुत ज़्यादा या विशाल होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क डिजिटल ऑडियो सिस्टम जो कि नॉन इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क है जो कि सॉरी खोज ने डिस्क सॉरी नॉन इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क है की खोज ने कम लागत की स्टोरेज तकनीक के विकास को संभव बनाया। ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज डिवाइस में सूचना लेजर किरणों के उपकरण से अंकित की जाती है। यह मेमोरी बहुत ही अधिक मात्रा में आंकड़ों को संग्रहित कर सकती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है ऑप्टिकल संग्रहण उपकरण। ठीक है दोस्तों, CD रोम, इसमें है पहला CD रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यह यह ऑप्टिकल रीड ओनली मेमोरी रहती है। CD रोम रेसिन से बनी होती है जिन पर प्राय एल्युमिनियम की परत चढ़ी होती है। CD रोम डिस्क का उपयोग मल्टीमीडिया, कंप्यूटर गेम्स आदि में किया जाता है। CD रोम गोलाकार डिस्क होती है जिन पर सिर्फ रीड ओनली मेमोरी होती है। CD रोम परिवर्तनीय गति पर घूमती है जिस पर बने पिट्स को लेजर बीम की सहायता से पढ़ा जाता है। CD रोम में डाटा को संग्रहित करने हेतु ट्रैक्स ट्रैक्स का उपयोग किया जाता है। यह ट्रैक्स सेक्टर्स में बटे होते हैं। CD रोम के ट्रैक्स CD रोम के ट्रैक्स फ्लॉपी अथवा हार्ड डिस्क की तरह बंद ना होकर निरंतरता लिए होते हैं जिनकी लंबाई लगभग 5 किमी होती है। ठीक है दोस्तों,
अब चलते हैं अपना डीवीडी दोस्तों। इसका पुराना नाम डिजिटल वीडियो डिस्क है। डीवीडी की सीडी रोम से डाटा संग्रहण क्षमता ज़्यादा है। डीवीडी देखने में सीडी की तरह दिखाई देती है, पर इसकी क्षमता अधिक होती है। वर्तमान में 4.7 जीबी, 8.5 जीबी, 20 जीबी की डीवीडी उपलब्ध है। डीवीडी की संग्रहण क्षमता इसकी सतह पर निर्भर करती है। आगे देखते हैं अन्य उपकरण। देखते हैं दोस्तों, पहला है कार्टेज टेप। अधिकतर आधुनिक कार्टेज टेप रील का प्रयोग करते हैं, जो पुराने 10.5 इंच खुले रीलों से बहुत छोटे होते हैं एवं टेप की सुरक्षा और संचालन में सहजता हेतु कार्टेज के अंदर स्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं टेप डिस्क। इसके प्रति बीट कम लागत के कारण डिस्क में एक विकल्प रहता है। हालांकि डिस्क ड्राइव की अपेक्षाकृत इसका वास्तव घनत्व बहुत कम है। टेप पर उपलब्ध सतह बड़े होते हैं। सबसे उच्चतर क्षमता का टेप माध्यम उसी क्रम में सामान्यता होते हैं। अब तक उपलब्ध सबसे बड़ा हार्ड ड्राइव 2007 में लगभग 1 टेराबाइट होते हैं। विशेषता यहाँ मीडिया स्थानांतरण भी महत्वपूर्ण होता है। डिस्क संग्रहण के घनत्व तथा कीमत तेजी के साथ सुधार एवं टेप संग्रहण में नवाचार की कमी ने टेप संग्रहण उत्पादों के बाजार में साझेदारी को काफी कम कर दिया है। दूसरा देखते हैं दोस्तों हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ड्राइव या हार्ड डिस्क का एक स्थायी संग्रहण यंत्र होता है जो डिजिटल रूप में अंकित डेटा को चुंबकीय सतहों वाले घूमते हुए प्लेटर्स पर तेजी के साथ संग्रहित करता है। हार्ड डिस्क ड्राइव वस्तुतः कंप्यूटर में प्रयोग हेतु विकसित किया गया था। आज हार्ड डिस्क ड्राइव के अनुप्रयोग कंप्यूटर से अलग आगे बढ़कर डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, डिजिटल ऑडियो प्लेयर्स, पर्सनल डिजिटल सहायक, डिजिटल कैमरा डिजिटल में होने लगे हैं। सैमसंग एवं नोकिया के मोबाइल फोनों में भी हार्ड डिस्क के उपयोग किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क अथवा डिस्क एक प्लास्टिक के आवरण में माइलर पदार्थ की वृत्ताकार होती है, जिसकी सतह पर चुंबकीय पदार्थ का लेपन होता है। हार्ड डिस्क के समान इसकी भी दोनों सतहों पर संकेंद्रित ट्रैक्स होते हैं। ये ट्रैक्स सेक्टर में विभाजित होते हैं। फ्लॉपी डिस्क का आवरण इसमें स्थिति डिस्क को घूमने पर खरोंच लगाने से बचाता है। इसमें भी डाटा संग्रहण एवं डाटा प्राप्ति की विधि हार्ड डिस्क के समान ही होती है एवं डाटा ट्रैक और सेक्टर में संग्रहित हो जाता है। ट्रैक संख्या डिस्क की परिधि से केंद्र की तरफ से 0 से शुरू होता है। इसमें एक ही हार्ड डिस्क होती है। अंततः सिलेंडर की अवधारणा नहीं होती। आवरण तथा डिस्क में एक छिद्र होता है जिसे इंडेक्स होल कहते हैं। इंडेक्स होल का उपयोग यहाँ की यह है कि वह फोटो सेंटर के नीचे आता है। इसका अर्थ है रीड राइट हेड अब वर्तमान में ट्रैक के प्रथम शर्मा पर स्थित हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क एक चपटा वृत्ताकार प्राय पॉलीकार्बोनेट डिस्क होता है जिस पर डाटा एक चपटी सतह के भीतर पिट्स के रूप में
संग्रहित किया जाता है एवं यह प्राय एक एकल कुंडली नुमा कांचे के समानांतर होता है जो डिस्क के संपूर्ण रिकॉर्ड किए हुए सतह पर फैला होता है। यह डाटा प्राय तब एक्सेस होता है जब डिस्क पर स्थित विशेष द्रव्य को लेजर डायोड से प्रदीप्त किया जाता है। पिट्स परिवर्तित लेजर प्रकाश को विकृत करती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क अथवा सीडी एक ऑप्टिकल डिस्क है जो डिजिटल डाटा को संग्रह करने में प्रयुक्त होती है एवं मूल रूप से इसका उपयोग डिजिटल ऑडियो को संग्रहण करने हेतु किया गया था। एक ऑडियो सीडी में एक या अधिक स्टीरियो ट्रैक होते हैं एवं यह 44.1 की H2 के सैंपलिंग दर से 16 बीट PCM का उपयोग करते हुए संग्रहित करता है। मानक सीडी का व्यास 120 mm होता है। यह लगभग 80 मिनट के ऑडियो को रख सकता है। 80 mm वाले डिस्क भी होते हैं जो कभी कभी एकल सीडी हेतु प्रयुक्त होते हैं एवं जो लगभग 20 मिनट के ऑडियो को रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं बीसीडी। बीसीडी देखते हैं दोस्तों। एक मिनी सीडी का व्यास 8 सेंटीमीटर होता है। बीसीडी जिसे वीडियो सीडी, प्रीव्यू सीडी, कॉम्पैक्ट डिजिटल वीडियो भी कहा जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क पर वीडियो को संग्रहित करने हेतु एक मानक डिजिटल फॉर्मेट है। ठीक है दोस्तों, बीसीडी का मानक 1993 में सोनी, फिलिप्स, मात्सुता एवं जेवीसी द्वारा निर्मित किया गया था तथा इसे व्हाइट बुक स्टैंडर्ड के रूप में संदर्भित किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों सीडीआर। सीडीआर दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल फिलिप्स एवं सोनी द्वारा आविष्कृत कॉम्पैक्ट डिस्क का एक रूपांतरण है। सीडीआर रिटर्न्स वन रीड ऑन मैनी ऑप्टिकल मीडिया है। हालांकि संपूर्ण डिस्क को एक ही सत्र में पूर्ण रूप से लिखा जाना जरूरी नहीं है एवं यह मानक सीडी रीडर को एक साथ एक उच्च स्तर की कॉम्पेटिबिलिटी आगे देखते हैं दोस्तों, थोड़ा हैंग कर रहा है, को बनाए रखता है। सीडीआरडब्ल्यू के विपरीत इसमें दोबारा लिखा जा सकता है लेकिन इसमें बहुत कम कॉम्पेटिबिलिटी और डिस्क काफ़ी हद तक महंगे होती हैं। अब देखते हैं सीडीआरडब्ल्यू कॉम्पैक्ट डिस्क रिराइटेबल दोबारा लिखने योग्य डिस्क फॉर्मेट है। सीडीआरडब्ल्यू अपने विकास के क्रम में सीडी इरेजेबल के रूप में जाना जाता है। डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क के रूप में भी जाना जाता है। एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया फॉर्मेट है। इसका उपयोग डाटा संग्रहण के लिए किया जाता है। इसमें उच्च वीडियो तथा साउंड क्वालिटी वाले मूवीज शामिल हैं। डीवीडीज कॉम्पैक्ट डिस्क के समान दिखाई देते हैं क्योंकि उनके व्यास समान होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। जिप ड्राइव। जिप ड्राइव माध्यम क्षमता का हटाया जा सकने वाला डिस्क संग्रहण तंत्र है जिसे आई ओमेगा द्वारा पेश किया गया। मूल रूप से इसमें 100 MB की क्षमता होती है लेकिन बाद में रूपांतरणों में यह क्षमता बढ़ाकर 250 MB फिर 750 MB कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस जो भाग कंप्यूटर में विद्यमान रहते हैं
वह इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। मदरबोर्ड दोस्तों, मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। मदरबोर्ड को सेंट्रल कम्युनिकेशन बैकबोन तथा कनेक्टिविटी पॉइंट भी कहते हैं। यह एक ऐसा लिंक होता है जिस जिससे सारे कंपोनेंट एक दूसरे से जुड़े जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका मदरबोर्ड होता है। ये आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। अब देखते हैं दोस्तों अपना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है दोस्तों, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या एनआईसी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हार्डवेयर घटक है जो कंप्यूटर इंटरनेट या किसी अन्य कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है। इसी कार्ड के माध्यम से कंप्यूटर को इथरनेट केबल का प्रयोग करके इंटरनेट से जोड़ा जाता है। एनआईसी मुख्यतः दो प्रकार के होता है। पहला होता है दोस्तों इंटरनल नेटवर्क कार्ड, दूसरा होता है दोस्तों एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड। अब देखते हैं दोस्तों, ये होता है दोस्तों आपका नेटवर्क एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। हार्ड डिस्क, यह कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज हार्डवेयर डिवाइस होता है। हार्ड डिस्क हार्ड ड्राइव में सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस होता है। यह नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है जिसमें डाटा को परमानेंटली संग्रहित किया जाता है। इसे कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये होती है आपकी हार्ड ड्राइव। अब देखते हैं आगे। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर पतले कांच पतले कांच या प्लास्टिक से बने एक तार है जिसके माध्यम से लेजर और लाइट का उपयोग करके डेटा ट्रांसफर किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल में बिजली की जगह लाइट और लेजर का संचार होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका होता है ऑप्टिकल फाइबर दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं एस एम पी एस। एस एम पी एस एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। इसका मुख्य कार्य कंप्यूटर के अलग अलग हार्डवेयर उपकरणों के लिए बिजली की आपूर्ति करना। इसके मुख्यतः तीन भाग होते हैं। पहला दोस्तों सीडी कन्वर्टर, दूसरा फॉरवर्ड कन्वर्टर और तीसरा दोस्तों फ्लाईबैक कन्वर्टर। ये इसके तीन भाग होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों आपका एस एम पी एस इस प्रकार का दिखता है। अगर आपको आप लोगों ने अभी कभी अपना सीपीयू खोल के देखा होगा तो ये बड़ा सा उसमें डब्बा लगा रहता है। कंट्रोल बस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अन्य घटकों के साथ संचार करने के लिए सीपीयू द्वारा उपयोग किए जाने वाले सिस्टम बस के हिस्सों को कंट्रोल बस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं एक्सटर्नल पेरिफेरल। अब इसमें पहला आता है दोस्तों मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है की श्रेणी में आता है। आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर का एक कंपोनेंट होता है जिसे छुआ जा सकता है। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है दोस्तों। ये आपका मॉनिटर होता है, डिस्प्ले। अब देखते हैं दोस्तों सी एम ओ एस का पूरा नाम कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। सी एम ओ एस एक तरह की मेमोरी चिप होती है जो मदरबोर्ड पर लगी होती है और एक बैटरी की मदद से चलती है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी इस प्रकार की होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं बी आई ओ एस। बी ओ आई एस का बी एस आई इसका फुल फॉर्म है दोस्तों बेसिक बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
कहते हैं। BIOS एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। बायोस पहला सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में रन होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका बायोस होता है जो मदरबोर्ड पर ही लगा होता है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों। कंप्यूटर बस। कंप्यूटर सिस्टम में कई आंतरिक और बाहरी घटक होते हैं। यह घटक फिजिकल रूप से आपस में जुड़े हुए हैं। एक कंप्यूटर में आमतौर पर तीन प्रकार की बसें होती हैं। पहले दोस्तों डाटा बस, दूसरा एड्रेस बस, तीसरा दोस्तों कंट्रोल बस। ये इसकी तीन प्रकार की बस के प्रकार हैं दोस्तों। अब देखते हैं पहला दोस्तों डाटा बस। यह प्रोसेसर और घटकों के बीच का डाटा संचारण करता है। डेटा बस एक कंप्यूटर की मेमोरी से या CPU से या उसके बाहर डेटा का स्थानांतरित कर सकती है, जो डिवाइस के इंजन के रूप में कार्य करती है। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों आपका एड्रेस बस। एड्रेस बस का कार्य एक फिजिकल पता को निर्दिष्ट करना होता है। जब भी किसी प्रोसेसर को किसी विशेष मेमोरी पर लिखना होता है तो उसे एड्रेस बार पर क्लिक करते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं वीडियो कार्ड। वीडियो कार्ड का वीडियो कार्ड को एक एक्सपेंशन कार्ड भी कहा जाता है, जिसे डिस्प्ले ग्राफिक्स कार्ड, डिस्प्ले एडिप्टर भी कहते हैं। वीडियो कार्ड में एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट शामिल होता है चित्रित जो चित्रित आकृति को बनाने के लिए एक प्रोसेसर चित्र होता है। वर्तमान कंप्यूटर में मदरबोर्ड में यह कार्ड पहले से ही विद्यमान होता है। इस प्रकार का दोस्तों होता है। ठीक है दोस्तों। GPU और इस प्रकार का एक छोटा सा फैन भी होता है। अब दोस्तों देखते हैं आपका साउंड कार्ड। साउंड कार्ड एक ऑडियो कार्ड आउटपुट डिवाइस है, जिसे साउंड कार्ड या ऑडियो कार्ड के नाम से जाना जाता है। साउंड कार्ड एक कार्ड होता है जो कंप्यूटर के ऑडियो तथा वीडियो की आवाज को प्रस्तुत करने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। ये आपका साउंड कार्ड होता है दोस्तों। अगर आप लोगों ने लगा देखा होगा तो अपने CPU में या लैपटॉप में दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। कंप्यूटर की दोस्तों कार्यप्रणाली को तीन घटकों में बांटा जा सकता है। पहली होती है दोस्तों इनपुट डिवाइस, दूसरी होती है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और तीसरी होती है दोस्तों कंप्यूटर स्मृति। ठीक है दोस्तों। मेमोरी और CPU और इनपुट डिवाइस, ये तीन प्रकार की कंप्यूटर की कार्यप्रणाली है। पहले देखते हैं दोस्तों इनपुट डिवाइस। यह विद्युत यांत्रिक उपकरण है जो डेटा तथा अनुदेशों को स्वीकार करके उन्हें कंप्यूटर के प्रयोग के योग्य बनाता है। यह ये कंप्यूटर के मस्तिष्क को निर्देश देते हैं व CPU तक पहुंचाते हैं। उदाहरण था कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक। ये इनपुट डिवाइस है दोस्तों। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, बारकोड रीडर, बारकोड बारकोड रीडर, OMR, OCR, MICR, ATM आदि इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तीन भाग होते हैं दोस्तों। पहला भाग एरे अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। ठीक है तो ALU। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं आगे। आगे दोस्तों देखते हैं आगे। दूसरा होता है दोस्तों आपका मेमोरी। दूसरा होता है मेमोरी और तीसरा होता है दोस्तों कंट्रोल यूनिट, उसके CPU के भाग। ये आपको इस प्रकार से दिखेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों।
अब देखते हैं ELU, अर्थमेटिकल एवं लॉजिक यूनिट। यह यूनिट डेटा पर अंकगणितीय क्रियाओं, जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग तथा तार्किक क्रिया करती है। यह कंट्रोल यूनिट से निर्देश लेता है और मेमोरी से डाटा प्राप्त करता है। यह कंट्रोल यूनिट का परिपथ होता है जो बाइनरी अंकगणितीय की गणना करने में सक्षम होता है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा होता है दोस्तों, इसका तीसरा भाग होता है सीपीयू का मेमोरी। कंप्यूटर का वह स्थान जहां सूचना, आंकड़ों या निर्देशों का भंडारण करते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनको पुनः प्राप्त किया जाए, मेमोरी कहलाती है। मेमोरी सीपीयू का अभिन्न अंग है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं आपका कंट्रोल यूनिट। यह हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रण करता है। कंट्रोल यूनिट दोस्तों हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रण करता है तथा संचालित करता है एवं प्रोग्रामों को क्रियान्वित करने के निर्देशों को मेमोरी से प्राप्त करता है। मेमोरी तथा एएलयू के बीच डाटा को आदान प्रदान करने को निर्देशित करता है। निर्देशों के विद्युत संकेतों में परिवर्तित करके उचित डिवाइस तक पहुंचाता है। ठीक है दोस्तों। इसके अतिरिक्त सीपीयू में निम्न घटकों के भी होते हैं। पहला दोस्तों रजिस्टर। रजिस्टर ये सीपीयू के भीतर उच्च गति एवं विशेष प्रयोजनों वाली स्मृति इकाई होती है। इसे लघु सूचनाओं के भंडारण हेतु प्रयोग किया जाता है दोस्तों। दूसरा दोस्तों मदरबोर्ड। यह कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है जिस पर सीपीयू तथा स्मृति स्थापित रहती हैं। इसके अलावा सर्किट बोर्ड स्थापित करने के लिए स्लॉट भी होते हैं जिनको अडाप्टर या नार्ड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। बस प्रत्येक इनपुट आउटपुट उपकरणों को कंप्यूटर के सीपीयू से जोड़ने हेतु समानांतर तार होती हैं जो डेटा को दो दिशाओं में प्रेषित करता है। यह सीपीयू से उपकरणों से सीपीयू हेतु तार प्रेषित करता है। अब देखते हैं दोस्तों लास्ट आउटपुट। प्रसंस्कृत आंकड़ों से वंचित सूचना को प्राप्त करने को आउटपुट कहते हैं। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर की आउटपुट को उपयोगकर्ता द्वारा समझी जा सकने वाली भाषा है या रूप में लेकर आते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं जैसे कि आउटपुट, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, साउंड और स्पीकर। ये सभी दोस्तों आपके आउटपुट के उदाहरण हैं। दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो ज़रूर से दोस्तों आप लोग हमारे स्टडीमेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ दोस्तों ज़रूरी सूचना, अगर आप लोगों को वन लाइनर में भी क्वेश्चन देखने हैं तो हमने वन लाइनर में भी क्वेश्चन डाले हैं, तो वो क्वेश्चन भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। हमने 600 क्वेश्चन दोस्तों वन लाइनर में डाले हैं। 600 क्वेश्चन दोस्तों हमने ऑब्जेक्टिव अलग से बनाए और इस बुक के ऑब्जेक्टिव और थ्योरी दोस्तों हमने कराई है जो कि आपको अच्छी लगेगी दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको रेलवे का एग्जाम देना है तो हमने रेलवे के लिए भी दोस्तों सामान्य अध्ययन की सीरीज चला रखी है, वो सीरीज भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में आपको मेमोरी के सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।